हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ताकि हम बोहर मॉडल ऑफ एटम को पढ़ सकें। फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में हमने बताना है कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इन शेल में मूव करता है और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करेगा। पर मैक्सवेल की एक थ्योरी आई थी, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे ये सर्कुलर मोशन में मूव, ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। इलेक्ट्रॉन ये जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। अगर एक्सेलरेशन में चेंज आएगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लूज़ करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज़ करके न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा, जिसकी वजह से एटम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की सबसे बड़ी फेल्यूर थी। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं ये सर्कुलर मोशन में न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करने देती। मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन में मूव भी करता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर एक्सेलरेशन में चेंज आता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा और इलेक्ट्रॉन किस में फॉल कर जाएगा, न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। तो इस तरह से एटम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का वो फेल हो जाएगा। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ एटम है। तो इसकी थ्योरी मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं न्यूक्लियस के आसपास, और उसने कहा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन इसलिए न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करेगा। तो मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर कांस्टेंट स्पीड से ऑर्बिट में मूव करता है तो जब भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑर्बिट में चेंज होगी तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी चेंज होगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होगी तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन में चेंजेस आएंगे। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंगली जब भी कोई चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन में कोई चेंज आता है तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। और ये जो लॉस इन एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में, ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन में अराउंड द न्यूक्लियस, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के क्लोज जाएगा और इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा और इस तरह से एटम जो है क्या करेगा, कोलैप्स करेगा। तो इसलिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है उसे फेलियर माना गया और इसको बेटर करने के लिए हमारे पास जो है बोहर मॉडल ऑफ एटम है, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है,
तो बेटा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की फेलियर के बाद हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑफ एटम केमिस्ट्री में आया, दैट वाज बोहर मॉडल ऑफ एटम, जिसके बहुत सारे पॉस्टुलेट्स आज की डेट में भी वैलिड हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसे किसने सजेस्ट किया था। नील्स बोहर नाम के केमिस्ट ने सजेस्ट किया था 1913 में, और ये मॉडल जो था प्लैंक क्वांटम थ्योरी को फॉलो कर रहा था। प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपको पीछे पढ़ाई है, तो ये उसको फॉलो कर रहा था। तो इसके कुछ पॉस्टुलेट हैं। पहला पॉस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है डेफिनेट सर्कुलर पाथ में, और उन डेफिनेट सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स कहा गया। तो सबसे पहले ऑर्बिट का जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट था वो बोहर ने दिया था, ठीक है। तो उसने कहा पहले पॉस्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास डेफिनेट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स कहा जाता है। नंबर 2, उसने कहा कि हर ऑर्बिट के साथ एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और ये जो ऑर्बिट्स हैं इसलिए इनको एनर्जी लेवल या शेल या स्टेशनरी स्टेट कहा जाता है, और इन ऑर्बिट्स को KLMN के नाम से लिखा जाता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो जो सबसे पहला वाला शेल है जो न्यूक्लियस के पास है वो K शेल है, उसके बाद L है, उसके बाद M है, उसके बाद N है, ठीक है। तो उसने कहा कि हर ऑर्बिट के साथ डेफिनेट एनर्जी एसोसिएटेड होती है, और इन जो ऑर्बिट्स हैं इसलिए उनको एनर्जी लेवल या शेल्स भी कहा जाता है। तो के शेल के लिए एन की वैल्यू हम 1 लेते हैं, एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2 लेते हैं, एम शेल के लिए एन की वैल्यू 3 लेते हैं, और एन शेल के लिए एन की वैल्यू 4 लेते हैं। तो ये दो पॉस्टुलेट आपको आई एम श्योर क्लियर हो गए होंगे। थर्ड पॉस्टुलेट है, जो थर्ड पॉस्टुलेट है उसमें कहा गया सिर्फ वही एनर्जी ऑर्बिट्स जो हैं are allowed for electron in which angular momentum of electron is mvr is equal to nh upon 2 pi, right? तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं सिर्फ वही शेल्स या वही ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अलाउड है जो एंगुलर मोमेंटम की इस इक्वेशन को ओबे करते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। आप देख सकते हैं कि ये जो जैसे न्यूक्लियस है तो ये आपका एम शेल है, तो यहाँ पे रेडियस है, तो ये आर जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। एन एक इंटीजर है, इसकी वैल्यू होल नंबर होती है 1 2 3। एच प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम पहले भी पढ़ चुके हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और 2 पाई कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, एन इंटीजर है। अब एंगुलर मोमेंटम इसका मतलब इंटीजर हो गया, मतलब होल नंबर वैल्यू हो गई। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि उसकी वैल्यू फिक्स होती है। के शेल के लिए एन की वैल्यू 1 लेंगे, एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2 लेंगे, एम शेल के लिए एन की वैल्यू 3 लेंगे। सपोज़ कीजिए कि के शेल है, उसके लिए एन की वैल्यू आप 1 ले लेते हैं, तो एम वी आर किसके इक्वल होगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 होगी, छोड़ देते हैं, एच अपॉन 2 पाई, यानी एम वी आर किसके इक्वल हो गया, एच अपॉन 2 पाई के इक्वल हो गया। अच्छा, सपोज़ कीजिए एन की वैल्यू 2 है, तो एम वी आर इज इक्वल टू 2h अपॉन 2 पाई। अच्छा, अगर सपोज़ करो कि इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड शेल में है या थर्ड ऑर्बिट में है, तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो एम वी आर किसके इक्वल हो जाएगा, 3h अपॉन 2 पाई, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है नोट्स में। ये दिखाया गया कि जैसे एम वी आर इज इक्वल टू 3h अपॉन 2 पाई है,
जब n की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, ये इसका थर्ड पास्टुलेट था। अब हम इसके फोर्थ पास्टुलेट में आते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा गया जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ना ये एनर्जी को अपने आप एब्जॉर्ब करेगा, ना ये एनर्जी को अपने आप लूज़ करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होती है और वो अपने शेल में घूमता रहता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपने ऑर्बिट में कांस्टेंट होती है, तो इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी स्टेट कहा गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो गए हैं या स्टेशनरी हो गए हैं। रादर स्टेशनरी स्टेट यहाँ पे ऑर्बिट को कहा गया, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है और इसको क्वांटाइज्ड एनर्जी कहते हैं। फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है, जिसको हम आगे चल के जिसके बारे में और भी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। चौथे पास्टुलेट में कहा गया जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ना ये एनर्जी को लूज़ करेगा, ना ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इन एनर्जी ऑर्बिट्स को यानी के एल एम एन शेल को स्टेशनरी स्टेट कहा गया। इसका मतलब कि अब जो ऑर्बिट्स हैं उनको ऑर्बिट्स के अलावा शेल्स भी कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं, एनर्जी ऑर्बिट्स भी कहते हैं। पर इसका ये मतलब, स्टेशनरी स्टेट का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट में स्टेशनरी हैं। वो मूव करते हैं, पर वो अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करते, ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, अगर आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन इलेक्ट्रॉन को, तो वो एनर्जी को गेन करके अपने लोअर शेल से जंप करके हायर शेल में जा सकते हैं। जैसे आपने बाहर से एनर्जी सप्लाई की, तो अगर इलेक्ट्रॉन के शेल में है तो आपने इतनी एनर्जी सप्लाई की कि वो जंप करके एल में चला जाए या एम में चला जाए। ये किस में जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी एनर्जी उसको सप्लाई की है। ये हम आगे चल के फिर से डिटेल में बात करेंगे। और ये पांचवें पास्टुलेट में हम बता रहे हैं। तो पांचवें पास्टुलेट में बताया गया कि जैसे ये सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन के शेल में प्रेजेंट है, आप ये एनर्जी बाहर से सप्लाई कर रहे हैं। ये वेवी से दिखाई हुई है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको आप बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो आपने इतनी एनर्जी सप्लाई की कि ये जंप करके एम शेल में चला जाएगा। तो जब ये एम शेल में जाएगा तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन का अपना घर तो नहीं होता या अपना शेल तो नहीं होता। तो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को लूज़ करके दोबारा से के शेल में आ सकता है, या अगर थोड़ी कम एनर्जी लूज़ करेगा तो एल शेल में भी आ सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है वो कितनी एनर्जी लूज़ करता है। वो एकदम से के शेल में नहीं आता, वो पहले एल में आ सकता है, एल से फिर और एनर्जी लूज़ करके के में आएगा। लेकिन एनर्जी उतनी ही लूज़ करेगा जितनी एनर्जी आपने बाहर से क्या करी थी, सप्लाई करी थी। तो आई एम श्योर कि आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम के पास्टुलेट्स जो हैं वो क्लियर हैं। तो इन पास्टुलेट्स करने के बाद, पढ़ने के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि यूज़फुलनेस क्या है बोहर मॉडल ऑफ एटम की। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यूज़फुलनेस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहली जो यूज़फुलनेस है बोहर मॉडल ऑफ एटम की, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की एक फेलियर आई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर सकता है और एटम कोलैप्स करेगा। लेकिन बोहर मॉडल ऑफ एटम में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन अपने शेल में कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहता है जब तक वो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, वो हायर शेल में नहीं जाएगा या लूज़ नहीं करता,
तो वो नीचे नहीं आएगा, वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता रहेगा। तो इसका मतलब कि बोहर मॉडल ऑफ एटम एटलीस्ट एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल है। ये इसका पहला पोस्टुलेट है, सॉरी यूजफुलनेस है। दूसरी यूज़फुलनेस जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये मुझे एमसीक्यूज़ में बहुत यूज़फुल होगी। मैंने बहुत सारी एनर्जीज़ की वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं। कहता है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हीलियम प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे लिथियम 2 प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो बोहर ने इसकी जो एनर्जी सालों साल लगा के कैलकुलेट की थी, ई एन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन के शेल में है, एल में है, कि एम में है, उसके अकॉर्डिंगली 1 2 3 पुट कर सकते हैं। ई एन इज इक्वल टू -2π² एम ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर किलो जाउल पर मोल। तो मैंने कहा कि हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो z की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे, इसको तो ख़त्म करते हैं। तो पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, n शेल का नंबर होगा, k शेल, l शेल, m शेल, n शेल। अगर सपोज कीजिए कि k शेल में इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू 1 पुट कर देना, h प्लैंक कांस्टेंट है उसका स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज़ आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली इसकी वैल्यू जो है ई एन इज इक्वल टू -1312 अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, अगर हाइड्रोजन एटम है, किलो जूल पर मोल हमने ले लिया, यानी कि 1312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल आ गया। और आगे नेगेटिव का साइन आपने लगाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है। वो एक टॉपिक में आगे चल के आएगा, आज के टॉपिक में तो नहीं, आगे चल के आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है। तो चलो एनीवेज, यहाँ पे आपने नेगेटिव का साइन लगाना है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है। ये किलो जूल पर मोल है, तो इसको जूल पर मोल में बनाने के लिए जो इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें 1312 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया -1312 इंटू 1000 जूल पर मोल अपॉन एन स्क्वायर। तो एन जो है डेफिनेटली 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। इक्वेशन नंबर 3 के बाद आप अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जूल पर मोल की बजाय जूल पर एटम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इक्वेशन नंबर 3 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो -1312 इंटू 1000 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू है एनर्जी की, जूल पर मोल की बजाय किस पे कन्वर्ट हो जाएगी, जूल पर एटम में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये आएगी -21.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। ये जूल पर एटम में होगी, यानी पहले हमने किलो जूल पर मोल को जूल पर मोल में कन्वर्ट किया, किलो जूल पर मोल को जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, और जूल पर मोल को जूल पर एटम में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो आपके पास आ गया -21.8 इंटू 10⁻19 अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इसको आपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल होता है, से डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 4 को, जो कि मैं दिखा रहा हूँ। जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 थी, वो थी -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बनाने के लिए मैंने उसको डिवाइड किया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.602
इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल है। तो इसलिए इक्वेशन नंबर 4 को इससे डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो एनर्जी आई वो आई इलेक्ट्रॉन की -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो बुक में इसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया हुआ, मेरे नोट्स में आपको ये सल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। बुक में सीधा जंप किया हुआ है कि एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की ये वैल्यूज़ होती हैं, ये 4 वैल्यूज़ होती हैं किलो जूल पर मोल में, जूल पर मोल में, जूल पर एटम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में 4 वैल्यूज़ बता देंगे। तो मैंने क्या किया है कि वो वैल्यूज़ आई कैसे वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो लेकिन जो कॉमनली यूज वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वो ये वाली है -1312/n² किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब n की वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं। तो सपोज कीजिए n की वैल्यू 1 है, तो n² क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो En क्या आ जाएगा या E1 कितना आ जाएगा, E1 हमारे पास आ जाएगा -1312 किलो जूल पर मोल, क्योंकि n² तो 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो -1312 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पता कितना आएगा, -1312 को 2 का स्क्वायर यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -328 किलो जूल पर मोल, -328 किलो जूल पर मोल। तो ये एनर्जी पहले ज़्यादा नेगेटिव थी, अब कम नेगेटिव होगी, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ जानी शुरू हो गई। पर ये पॉजिटिव नहीं होगी कभी, हाँ ये ज़्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव हो गई। अगर आप कहें कि n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो आप क्या लिखेंगे, E3 इज इक्वल टू -1312, n का स्क्वायर की बजाय क्या कर दिया 3 का स्क्वायर कर दिया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो -1312 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -145.8 किलो जूल पर मोल। तो अब आप देखिए कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -1312, सेकेंड शेल में n इज इक्वल टू 2, सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -328 और थर्ड शेल में ये वैल्यू है -145.8। तो अब आप देखिए कि ये गैप कम हो गया ना, पहले गैप ज़्यादा था, -1312 से -328 पे गैप ज़्यादा था एनर्जी का, यानी कि K और L शेल में एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा। लेकिन जब L शेल से M शेल पे आएंगे तो एनर्जी का गैप थोड़ा कम हो जाएगा, जो कि मैंने फिगर में दिखाया हुआ है। ये मैं डायग्राम आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये मेरे पास n इज इक्वल टू 1 है, यानी K शेल है, तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू है -1312 किलो जूल। मैं L शेल पे चला गया, n इज इक्वल टू 2, तो एनर्जी की वैल्यू है -328 किलो जूल, यानी K और L में एनर्जी का गैप जो है वो ज़्यादा है। लेकिन जब मैं n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 में जाऊँगा, L शेल में जाऊँगा, तो एनर्जी का गैप कम हो गया। अब मैं जब n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 4 में जाऊँगा तो एनर्जी का गैप और कम हो गया, क्योंकि पहले n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -1312। जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है तो एनर्जी की वैल्यू है -328। जब n इज इक्वल टू 3 में जाऊँगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -45। तो -328 और -145 में जो एनर्जी का गैप है वो कम हो गया। अब मैं जब थर्ड से फोर्थ शेल में जाऊंगा तो एनर्जी का गैप और भी कम हो गया, -145.8 से -82 रह गया, यानी कि एनर्जी का गैप और कम हो गया। सो दिस क्लियरली शोज कि जैसे जैसे आप अब E4 से E5 में जाएंगे तो एनर्जी का गैप और भी कम हो जाएगा, यानी कि शुरू के जो शेल्स हैं जैसे K और L शेल में एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा, L से M में थोड़ा कम हो जाएगा,
m से n में और कम हो जाएगा, n से आगे और जाएंगे तो एनर्जी का गैप और भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बोहर मॉडल ऑफ एटम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बोहर मॉडल ऑफ एटम की सबसे बड़ी यूज़फुलनेस है। सो आई एम वेरी श्योर कि ये पूरा लेक्चर आपको जो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की फेलियर, बोहर मॉडल ऑफ एटम के पॉस्टुलेट और उसकी यूज़फुलनेस, ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे उसमें हम बोहर मॉडल ऑफ एटम को कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, और जिसके लिए हमें मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। और साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के आगे, सबके आगे जो साइन है वो नेगेटिव लगाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है। ठीक है, आई एम वेरी श्योर कि ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लर्निंग। अच्छे से लर्न कीजिए। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है प्लीज़ कनेक्ट टू मी by telephone. My number is 9815411 206. Thank you very much. Have a nice day.